जिसका डर था हुआ वही। इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी संगठनों में जंग के 360 दिन बाद हालात भी ऐसा लग रहा है 360 डिग्री घूम गए हैं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में युद्ध का इतिहास और भूगोल दोनों ही बदलने वाले हैं। ईरान ने मंगलवार की रात इजराइल में करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस बारूदी बरसात से लोग दहशत में आ गए। चेतावनी वाले सायरन बजते ही इजराइल के सभी 1 करोड़ लोग बंकरों में छिप गए। ऐसे में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ सिवाय एक आम फिलिस्तीनी की जान चली गई। इजरायली सेना के मुताबिक उसने ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, यानी उन्हें आसमान में ही नाकाम कर दिया। लेकिन कुछ मिसाइलें मध्य और दक्षिणी इजराइल में गिरी। ऐसे में कुछ इमारत को नुकसान हुआ। इन इमारतों में से एक स्कूल भी शामिल है। इस साल इजराइल पर ईरान का यह दूसरा हमला है। इससे पहले अप्रैल में भी उसने इस यहूदी देश पर 300 मिसाइलें और ड्रोन दागे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल में 102 ठिकानों पर हमले किए, जिसका सबूत ये नक्शा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तेल अवीव और जेरूसलम जैसे बड़े शहरों में ईरानी मिसाइलें गिरी। तेल अवीव में इजरायली खुफिया एजेंसी यानी मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब भी मिसाइल गिरने की खबर है। इसके अलावा नेगेव डेजर्ट जो है उसका नेवतिम एयरबेस, उसको भी निशाने पर लिया गया। ईरानी मीडिया के अनुसार नेवतिम के अलावा हैट्सिरिम और तेल नौफ एयरबेस के साथ साथ गाजा में इजरायली मिलिट्री कॉरिडोर, नेटसिरिम और एशकलोन के गैस स्टेशनों को मिसाइलों ने हिट किया। ईरान ने इस हमले को सीधे सीधे बैरूत में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिये की मौत का बदला करार दिया, जबकि इजराइल ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम बताते हुए ईरान को सबक सिखाने का ऐलान किया है। इजराइल ने 2 टूक कहा है कि वो जवाब जरूर देगा, लेकिन इसके लिए समय और जगह वो खुद तय करेगा। अब ईरान और उसके पैरोकारों से एक सवाल। बीती रात इजराइल में सैकड़ों मिसाइल दागने से उसे हासिल हुआ क्या? सिर्फ इस अकेले बेगुनाह की मौत, जिसका नाम समेह अल असाली था। 37 साल का असाली एक मजदूर था। उस पर 3 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी थी। लेकिन मंगलवार की रात ईरान से आई मिसाइल की चपेट में आकर यह निहत्था मजदूर मारा गया। ये वीडियो अब दुनिया भर में वायरल है। सड़क किनारे इस फिलिस्तीनी मजदूर, जी हां, बदला लेना था इजराइल से और चपेट में आ गया एक बेचारा फिलिस्तीनी मजदूर। उसका शव इन तस्वीरों में सड़क किनारे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पास ही मिसाइल का एक टुकड़ा भी है जो इसकी मौत का कारण बना। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक समेह अल असाली गाजा पट्टी के जबालिया का रहने वाला था। वो इन दिनों वेस्ट बैंक के एक रेफ्यूजी कैंप में रहता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक असाली बीते साल 7 अक्टूबर से ही इजराइल में फंसा हुआ था। असाली की मौत से अब उसके 3 बच्चे अनाथ हो चुके हैं। ऐसे सवाल ये भी है कि 200 मिसाइलों के बदले इस एक फिलिस्तीनी मुस्लिम मजदूर की मौत से ईरान को क्या मिला? और हमला सिर्फ आसमान से ही नहीं किया गया था। जिस वक्त इजराइल पर ईरान मिसाइलों की बौछार कर रहा था, उसी समय इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर यानी तेल अवीव में 2 बंदूकधारियों ने सिविलियंस पर हमला कर दिया। तेल अवीव के जाफा इलाके में 2 हमलावर ट्राम से निकले और अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। इस हमले से अफरा तफरी मच गई। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अभी, ये उन्हीं हमलावरों की है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। काफी लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन 7 ऐसे भी थे जो गोलीबारी की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। इजरायली पुलिस ने इसे एक आतंकी हमला बताया है। अब हमास ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। पुलिस के मुताबिक हमलावर फिलिस्तीनी थे। इनमें एक 19 साल का मोहम्मद मैसेक था तो दूसरा 25 साल का अहमद हिमोनी था। दोनों को मौके पर ही मार गिराया गया। पर इन दोनों हमलावरों को आखिर मारा किसने? आइए आपको अब उस आदमी की कहानी बताते हैं जिसने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसा रहे इन 2 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस आदमी की कहानी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे इजराइल और उसके लोग हॉस्टाइल पड़ोसियों से घिरे होने के बावजूद अभी तक अपने आप को बचा पाए हैं। आप जिस आदमी की तस्वीर देख रहे हैं उसका नाम है लेव क्रीटमैन। वो ना तो पुलिस में है ना ही किसी आर्मी में। वो कल शाम
जाफा में आतंकी हमले वाली जगह के करीब घूम रहा था। तभी पूरा इलाका गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। ऐसे में पिस्टल से लैस लेव फौरन मौके पर पहुंचा और एक आतंकी को बिना मौका गंवाए ढेर कर दिया। गौर करने वाली बात है कि लेव क्रीटमैन इजरायली सेना का हिस्सा रह चुके हैं, यानी कि वो एक रिजर्विस्ट है। इसीलिए एक रिजर्विस्ट होने के नाते उनके पास हमेशा एक हथियार रहता है। लेव खान यूनुस इलाके में आईडीएफ की जीवती इन्फेंट्री की रिजर्व बटालियन में थे। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल के नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था, आपको वो तस्वीरें याद होगी जब एक म्यूजिक फेस्टिवल में जो लोग गाना सुन रहे थे, नाच रहे थे, उनके ऊपर हवाई हमला किया गया था। उस वक्त क्रीटमैन वहीं पर मौजूद थे, मतलब कि वो खुद 1 साल पहले हमास द्वारा किए गए नरसंहार के सर्वाइवर हैं। अब वो एक एनजीओ के लिए काम करते हैं। इजराइल इस वक्त कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। उसकी सेना लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास से लड़ रही है, तो लेव क्रीटमैन जैसे आम लोग जाफा जैसे आतंकी हमलों को नाकाम करने में जुटे हैं। अब जाफा टेरर अटैक में मारे गए 7 लोगों में अब तक 6 की पहचान हो चुकी है। जब ईरान ये बात करता है कि वो इजरायली सरकार या उसकी सेना से बदला ले रही है, क्या ये हमला सेना या सरकार के ऊपर था? नहीं, ये सब के सब निहत्थे थे, ये सब के सब सिविलियंस थे। और इन सब में सबसे दर्दनाक कहानी है 33 साल की इनबार सेगेव की, जिनकी तस्वीर आप अभी देख रहे हैं। जिस वक्त दोनों बंदूकधारियों ने गोलीबारी शुरू की, उस वक्त इनबार की गोद में उनका 9 महीने का बेटा था। गनीमत ये रही कि बच्चे की जान बच गई और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जाफा मास शूटिंग में 30 साल की शहर गोल्डमैन की भी मौत हो गई। शहर एक डांसर थी और 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। फिलिस्तीनी आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी में 40 साल की नादिया सोकोलेंको को भी उनकी मौत हो गई। इसके अलावा जॉर्जिया के इलिया नोसादेजे भी गोलीबारी के शिकार हो गए, यानी कि कुछ इजराइल के रहने वाले थे और जॉर्जिया के रहने वाले 2 लोग भी आतंकियों की गोलीबारी के शिकार हो गए। इनकी उम्र 42 साल की थी। अब आपको बता दें 5वें मृतक के बारे में, जिनका नाम है जोनास क्रॉसिस। वो 26 साल के थे और जोनास ग्रीस मूल के इजरायली थे। वो तेल अवीव में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। 6ठे मृतक का नाम रिवाइटल ब्रॉन्स्टीन था। उनकी उम्र 24 साल की थी। फिलहाल 7वें मृतक की पहचान अभी तक सामने नहीं आई है। इनके अलावा करीब 16 लोग इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। पहले तेल अवीव में आतंकी हमला हुआ, 7 निर्दोष लोग मारे गए। फिर इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बरसात की, इसमें एक फिलिस्तीनी मजदूर मारा गया। लेकिन जरा देखिए, इसका जश्न कैसे अलग अलग देशों में मनाया गया। एक गरीब की मौत हो गई, एक निहत्थे की मौत हो गई और लोग सड़कों पर निकल करके आतिशबाजी कर रहे थे। ईरान में तो संसद से सड़क तक इजराइल पर बारूदी हमले की खुशियां मनाई गई। इराक में भी ईरान और हिजबुल्लाह समर्थकों ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमले को सेलिब्रेट किया। इतना ही नहीं, गाजा पट्टी में भी फिलिस्तीनी लोगों ने यहूदी देश पर मुस्लिम मुल्क ईरान के अटैक को किसी त्योहार की तरह ही मनाया। इसके अलावा टर्किश टीवी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के दौरान, जी हां, टीवी स्टूडियो के अंदर लाइव टेलीकास्ट के दौरान मिठाई बांटी गई। जंग कहीं भी हो बेहद दुखद है, मौत किसी की भी हो अफसोसनाक है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड देखिए। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया तो ईरान में मातम मनाया गया। ईरान ही नहीं, नसरल्लाह के हमदर्द देशों में राष्ट्रीय शोक का माहौल था। लेकिन अब इजराइल में ईरान ने हमला किया, इसमें किसी इजरायली नहीं बल्कि फिलिस्तीनी गरीब मजदूर की मौत हुई है। इससे पहले फिलिस्तीनी आतंकियों ने तेल अवीव में गोलीबारी की, इसमें 7 निहत्थे लोग मारे गए। अब इस पर वही ईरान खुशी मना रहा है। क्या ये सही है? क्या ये वाजिब है? यही सोचने वाली बात है। और ये एक अजीब विडंबना है। मौत हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह की हुई, जिसे अमेरिका आतंकी मानता था। लेकिन अफसोस कि भारत में, यूपी की राजधानी लखनऊ में नसरल्लाह के समर्थन में अभी भी कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों से ये सिलसिला लगातार जारी है। हाथों में हसन नसरल्लाह की तस्वीर लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर जलाया गया। यूपी के ही अमेठी में भी मंगलवार को हिजबुल्लाह चीफ के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। कम बैक हिजबुल्लाह जैसे नारे लगाए गए। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद! हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद!
लेबनान में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उसका असर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आ रहा है। हम इस वक्त पुराने लखनऊ में, जो पुराना इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा है, उसके बाहर मौजूद है और देखिए बड़ी तादाद में शिया कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। किस बात को है? हमारे जो वो हैं हिजबुल्लाह, हमारे जो हैं, कौन है? हमारे वो बहुत बड़े अच्छे मौलाना थे और हम लोग उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या संगठन कौन सा था? इनका संगठन नसरुल्लाह संगठन था, हिजबुल्लाह। किस पोस्ट पर थे? क्या संगठन का नाम है? ये देखिए पोस्ट हम आपको नहीं बता सकते। कहीं जश्न मन रहा है, कहीं मातम, पर कम ही लोगों को पता है कि आखिर नसरुल्लाह कौन था या हिजबुल्लाह क्या है। यह भी याद रखने की जरूरत है कि मिडिल ईस्ट में ये खूनी जंग शुरू कहां से हुई थी। ये रुकेगी कब ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये शुरू कहां से हुई ये सबको याद रखना चाहिए। आपको 7 अक्टूबर 2023 का ये मंजर याद होगा जब सुबह सुबह किबुत्स रीम इलाके में हमास के लड़ाकों ने हमला बोल दिया। यहाँ एक दिन पहले पूरी रात नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चला था जिसमें हजारों लोग शामिल थे, लेकिन अगली सुबह हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर्स, बाइक और कार से यहाँ पहुंचे और 400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। एक तरफ हमास के ये लड़ाके नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में खूनी खेल खेल रहे थे और दूसरी तरफ गाजा पट्टी से बेहिसाब रॉकेट दागे जा रहे थे। इस हमले में देखते देखते 1200 लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, हमास ने इजराइल के 200 से ज्यादा लोगों को बंधक भी बना लिया। इसमें से कई बंधकों को इजरायली सेना ने छुड़ाया, लेकिन कई अब भी हमास की कैद में हैं। इन्हीं बंधकों में से 6 लोगों को बस पिछले ही महीने हमास ने बेरहमी से मार दिया था। इसका वीडियो भी सामने आया था। मरने वालों में 23 साल के इजरायली अमेरिकी हर्ष गोल्डबर्ग पोलैंड शामिल थे, जिन्होंने 7 अक्टूबर के हमले में अपना बायां हाथ खो दिया था। इसके अलावा मृतकों की पहचान 25 साल के ओरी डैनिनो, 24 साल की एडन यरूशलमी, 27 साल के अल्मोग सारूसी, 33 साल के अलेक्जेंडर लोबनोव और 40 साल की कार्मेल गैट के तौर पर हुई थी। मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब तक इजराइल के 1,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, तो फिलिस्तीन के 41,000 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य पूर्व में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जंग से, युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता। कोई भी नहीं चाहता कि किसी मासूम की जान जाए, लेकिन सच ये भी है कि हर किसी को सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। ये बार बार कहा जाता है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और उसने हमास और हिजबुल्लाह के साथ यही किया। ऐसे में अगर आप आत्मरक्षा के कदम उठाने पर इजराइल की निंदा करते हैं और जब बंदूकधारी हमलावर इजराइल के आम लोगों को मारते हैं, ईरान एक साथ सैकड़ों मिसाइल सिविलियन एरियाज में दागता है, तब क्या उन हमलों का जश्न मनाना सही है? ये मैं आप पर छोड़ती हूं। अब बात करते हैं बीती रात ईरान में इजराइल की तरफ जो बैलिस्टिक मिसाइल आई। 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया गया। आसमान से आग बरसने लगी, लेकिन जब अग्नि वर्षा थमी तो इजराइल में जो कुछ दिखा उसने दुनिया को हैरान और इजराइल के दुश्मनों को परेशान कर दिया। इजराइल के अभेद्य कवच और पहले से की गई तैयारियों ने इजराइल के नागरिकों की जान बचा ली। इसलिए अब परवाह देश की के दूसरे हिस्से में इसी इजरायली कवच की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि ईरानी बम वर्षा इजराइल में आखिर क्यों नाकाम हो गई। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ऐसा लगा कि आसमान से सैकड़ों तारे टूटकर इजराइल को भस्म करने के लिए जमीन पर उतर रहे हैं। इजराइल में हर तरफ सायरन की आवाज गूंज रही थी। लोगों के मोबाइल पर लगातार हमले को लेकर अलर्ट मैसेज आ रहे थे। पहली बार ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इतना बड़ा हमला किया था। इजराइल के दुश्मनों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। उन्हें यकीन था कि आज की रात इजराइल के लिए कयामत की रात है।
ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 लॉन्च कर दिया था। करीब 1 घंटे तक ऐसी ही अग्निवर्षा हुई, लेकिन जब हमले रुके, सवेरा हुआ, तो दुनिया हैरान थी। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने दावा किया कि उनकी 90% मिसाइलें इजराइल में सटीक टारगेट पर गिरी। इसके उलट इजराइल ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल हमले में उनके सिर्फ 2 नागरिकों को चोटें आई। ईरान का इतना भीषण हमला झेलने के तुरंत बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। गाजा और लेबनान में हर रोज होने वाला नाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजराइल ने बिल्कुल ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे इतने भयानक हमले का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। इसलिए पूरी दुनिया जानना चाहती है कि 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को बचाने वाली ताकत कौन सी है? क्या इजराइल के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के लोगों को बचा लिया, या इजराइल के लोगों की जान उनके हर घर में बने बंकरों ने बचा ली, या फिर इजराइल के नागरिक इसलिए बच गए क्योंकि उन्हें ऐसे हमलों के दौरान अपनी और अपने आसपास के लोगों की रक्षा करने की अनिवार्य ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर समंदर में तैनात अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर ने ईरान के हमलों से इजराइल को बचा लिया। ईरान की ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों के निशाने पर इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर तेल अवीव था। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों की अग्निवर्षा के तुरंत बाद तेल अवीव से ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को बताया कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 इजराइल को तबाह क्यों नहीं कर पाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने सिर्फ अपने अभेद्य सुरक्षा कवच की ही तारीफ नहीं की। नेतन्याहू ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उसने इजराइल पर हमला करके सबसे बड़ी गलती कर दी और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की मिसाइलें जैसे ही लॉन्च हुई, तुरंत इजराइल के नागरिकों के फोन में ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम से चेतावनी के मैसेज आने लगे। इसके बाद वो बम शेल्टर्स में चले गए थे। ईरान की मिसाइलें इजराइल के आसमान तक पहुंची तो आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। और जब हमला रुका तो ऐसे हमलों के लिए प्रशिक्षित इजराइल का हर नागरिक तेजी से रेस्क्यू के काम में जुट गया। इस तैयारी ने इजराइल को भस्म होने से बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कल ईरान के हमले के बाद कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें दिखा कि इजराइल के कुछ शहरों में जमीन में बड़े बड़े गड्ढे यानी कि क्रेटर हो गए हैं। इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए कई ऐसे ईरानी सोशल मीडिया अकाउंट्स और हैंडल्स थे जो कि इजराइल के आयरन डोम का मजाक उड़ाने लगे। एक नया टर्म वायरल हो गया, टॉयलेट पेपर डोम। कहने का मतलब ये था कि आयरन डोम पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है और वो इस हमले को रोक नहीं पाया, इसीलिए जमीन में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। पर सच ये है कि गड्ढे इसलिए हुए क्योंकि मिसाइल गिरी जरूर पर पूरी तरीके से उसे डिसेबल किया जा चुका था, इसीलिए एक भी इजरायली की जान नहीं गई। हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे कई संगठन लगातार इजराइल पर चौतरफा हमले करते रहे हैं, फिर भी इजराइल सुरक्षित क्यों है? इसी आयरन डोम की वजह से। और जरूरी यह है कि इस आयरन डोम यानी कि इस सुरक्षा कवच की परत दर परत खोली जाए। देखिए इस रिपोर्ट। एक बार फिर युद्ध के बुरे से बुरे हालात से निपटने के लिए इजराइल की तैयारी और सबसे मजबूत रक्षा कवच ने इजराइल के नागरिकों को बचा लिया। हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान इजराइल के ये सभी दुश्मन उसे अपनी घातक मिसाइलों और रॉकेट की बारिश करके इजराइल को भस्म कर देना चाहते हैं। लेकिन इजराइल ने हर तरह के हवाई हमले से निपटने के लिए कैसा रक्षा कवच बना रखा है? इस कवच की पहली लेयर है आयरन डोम। ये दुनिया का सबसे भरोसेमंद हवाई सुरक्षा कवच माना जाता है क्योंकि इसकी सफलता दर 90% है। इजराइल का यह रक्षा कवच हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट, शॉर्ट रेंज मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हवाई हमलों को हवा में ही नाकाम कर देता है।
पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक साथ 2200 रॉकेट दाग दिए थे। तब आयरन डोम ने ही इजराइल को इस भयानक अग्नि वर्षा में भस्म होने से बचाया था। लेकिन ईरान ने इजराइल पर रॉकेट नहीं दागे। ईरान के हमले में कम से कम 181 खतरनाक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। ईरान ने इजराइल पर इमाद, गदर और पहली बार अपनी सबसे नई फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। ईरान दावा करता है कि उसकी सबसे आधुनिक फतह 2 मिसाइल आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा तेजी से हमला करती है और इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर तक है। बैलिस्टिक मिसाइलों के सबसे बड़े हमले को रोकने के लिए इजराइल के दूसरे और तीसरे स्तर का सुरक्षा कवच एक्टिव हो गया। इजराइल के एयर डिफेंस की मिडिल लेयर है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजराइल में मैजिक वॉन्ड यानी जादुई छड़ी कहा जाता है। डेविड स्लिंग इजराइल की तरफ बढ़ने वाली बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को तुरंत पहचान लेता है। इजराइल का टॉप लेवल डिफेंस सिस्टम है एरो 2 और एरो 3। इजराइल ने ईरानी मिसाइलों के खतरे को ध्यान में रखते हुए ही इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाया है। ईरान की मिसाइलें जैसे ही इजराइल के आसमान में दिखाई दी, इजराइल के सुरक्षा कवच ने हवा में ही उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। आसमान में मिसाइलों की टक्कर हो रही थी। ईरान अपनी जिन सबसे आधुनिक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल को भस्म करना चाहता था, उनमें से ज्यादातर को डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही खाक कर दिया। लेकिन उसके बाद भी कुछ मिसाइलें जमीन पर गिरी। उनसे इजराइल के नागरिकों को वहां के अर्ली वार्निंग मैसेज सिस्टम ने बचा लिया। कैसे, इसे समझिए। ये देखिए, मेरे हाथ में आप मोबाइल देख रहे हैं। इस मोबाइल में वो ऐप मैं आपको दिखा रहा हूं, सुफार ऐप। और अभी जो लगातार आज दिन भर जो चाहे हिजबुल्लाह के हमले हुए हों या अलग अलग इलाके में जो हमले हुए, उन सब इलाकों का नोटिफिकेशन आप देखिए। मैं आपको ये दिखा रहा हूं। अब आप देखिए, इन इलाकों में उस टाइम पर हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए जो उनके सायरन हैं, और ये एकदम रियल टाइम सायरन उन्हें मिलता है जो आप इस वक्त मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यही वजह होती है कि उन्हें कुछ ही मिनट के अंदर तुरंत ही सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए सूचना मिल जाती है। आप सोचिए कि इजराइल पर जब ईरान के मिसाइल आ रहे थे तो वो बैलिस्टिक मिसाइल 15 मिनट में पहुंच गए, लेकिन 15 मिनट के अंदर इजराइल के करीब 1 करोड़ लोग सुरक्षित बंकर में मौजूद थे। उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि मोबाइल का ये ऐप है, सुफार ऐप, जो इजरायली लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन सिर्फ अभेद्य सुरक्षा कवच और अर्ली वार्निंग सिस्टम ही काफी नहीं है। इजराइल ने सबसे विनाशक युद्ध के लिए इससे भी बड़ी तैयारी कर रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल में हर जगह बम और मिसाइल प्रूफ बंकर बने हैं। जैसे ही खतरे का अलर्ट आता है या सायरन बजता है, लोग इन्हीं बंकरों में चले जाते हैं। इजराइल के घरों में, दफ्तरों में, मॉल, खेल के मैदान, होटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहां तक कि बच्चों को रखने वाले क्रैश तक में बंकर मौजूद है। ये बंकर इजरायली सेना की देखरेख में बनाया जाता है और बंकर का जो डिजाइन सेना पास करती है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया जा सकता। बहुमंजिला इमारतों में भी बंकर होते हैं। 20 से 30 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की दीवार से बने बंकर को हिब्रू में ममाद कहते हैं। बंकरों की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ कांच लगा होता है। बंकर के अंदर केमिकल वॉरफेयर से जुड़ी चीजें भी होती हैं। इसमें बच्चों और बड़ों के लिए गैस मास्क रखे होते हैं। बंकर के अंदर ऐसा पेंट होता है जो अंधेरे में चमकता है। इजराइल में कानून है कि आपात स्थिति में किसी भी घर के बंकर में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। इजराइल का अभेद्य डिफेंस सिस्टम भी बैलिस्टिक मिसाइलों के इतने बड़े हमले को पूरी तरह नाकाम नहीं कर पाया। कई मिसाइलें इजराइल की जमीन से टकरा गई, जबरदस्त धमाके हुए। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की इतनी विनाशक मिसाइलें भी इजराइल के नागरिकों का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाई? जवाब है युद्ध के लिए इजराइल की तैयारी और हर घर में बने
बम प्रूफ बंकर। This is my bomb shelter. I put here a sofa. I slept here last night actually because who knew what's going to happen, how things are going to unfold. To close it, you have to really shut it. Sorry about the noise. इजराइल के हर घर में एक बंकर बनाना अनिवार्य है। बंकर कैसा होगा, उसकी दीवारें कैसी होंगी, उसके दरवाजे कैसे होंगे, खिड़कियां कैसी होंगी, ये इजराइल की एजेंसियां तय करती हैं। इजराइल के लोग ना तो मिसाइल हमलों से घबराते हैं और ना ही हमले के सायरन से। वो खतरे का अलर्ट होते ही तुरंत बंकर में चले जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें ऐसे हालात का सामना करने की अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग मिलती है। मंगलवार रात को जब तेल अवीव में 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और आसपास के लोगों पर वो गोली चलाने लगे, तो कुछ ही मिनट के अंदर वहां पर मौजूद लोगों ने अपने अपने हथियार से उन आतंकियों को मार गिराया। अब आप सोचिए कि उन लोगों के पास हथियार कहां से रहते हैं। यानी इजराइल के आम लोग जो हैं उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है सरकार की तरफ से। उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग उनके लिए मैंडेटरी होता है। जब वो हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं उसी दौरान से उन्हें ये ट्रेनिंग मिलती है। इजराइल के हर बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी बंदूक चलाने आती है और यही वजह है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो अपना बंदूक निकालकर अपने दुश्मन का सफाया करते हैं और खुद की भी रक्षा करते हैं। बम प्रूफ बंकर सिर्फ इजराइल के घरों में ही है ऐसा नहीं है। इजराइल के खेल के मैदान में, रेलवे स्टेशन पर, बाजार में, स्कूल में और यहां तक कि सड़क के किनारे भी बम रोधी बंकर बने होते हैं। मोबाइल पर खतरे का नोटिफिकेशन मिलते ही नागरिकों को इन बंकरों में जाना होता है। इजराइल के कुछ पब्लिक बंकर तो इतने बड़े हैं कि उनमें एक साथ हजारों लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे बंकर के अंदर टॉयलेट से लेकर किचन तक हर वो सुविधा होती है जिससे लोग महीनों तक यहां सुरक्षित रह सके। यानी इजराइल के नागरिकों को सिर्फ वहां के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने ही नहीं बचाया, इजराइल के हाईटेक अलर्ट सिस्टम, जगह जगह बने बम और मिसाइल प्रूफ बंकर और हर नागरिक को मिली कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से इजराइल इतने बड़े हमले के बाद भी सुरक्षित बच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब सबके जहन में सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या बेंजामिन नेतन्याहू प्रतिशोध लेंगे? ईरान के हमले से नेतन्याहू बेहद भड़के हुए हैं। डर है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा पलटवार कर सकता है। दावा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के टारगेट पर ईरान के परमाणु सेंटर है। माना जाता है कि इजराइल का ऑपरेशन यहीं से शुरू होगा। इजराइल पहले से ही ईरान के परमाणु शक्ति बनने का विरोध करता रहा है, लेकिन सवाल है कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना क्यों चाहता है और उसका सबसे पहला टारगेट कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी होगी? क्या इजराइल प्रतिशोध की सारी सीमाएं तोड़ देगा? क्या अरब में एटमी विध्वंस शुरू होने वाला है? क्या अब इजराइल ईरान के परमाणु प्लांट्स को तबाह कर देगा? इन सभी सवालों और कयासों के पीछे है 24 घंटे पहले इजराइल में मची तबाही। एक अक्टूबर की रात वो हुआ जिसका डर बीते 2 महीने से था। ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला कर दुनिया को अपनी ताकत का ट्रेलर दिया। कई घंटों तक इजरायली शहर बारूदी बारिश से दहलते रहे। बीती रात से पहले इजरायली आवाम ने ऐसे हमले कभी नहीं देखे थे। ईरान ने तेल अवीव में मौजूद मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट कर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों के धमाके से दुनिया की सबसे काबिल एजेंसी का हेडक्वार्टर खंडर बन गया। ये तस्वीरें इजरायली एयरबेस की, जहां एक के बाद एक 20 से ज्यादा मिसाइलें गिरती नजर आई। ईरानी दावे के मुताबिक IRGC ने 200 मिसाइलें दागी,
जिसमें से 90% मिसाइल हमले सफल रहे। ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा किया है। दावा है कि इजराइल के 3 एयरबेस भी तबाह हो गए। वहीं 20 F-35 फाइटर जेट जलकर राख हो गए। ईरानी हमलों के करीब 4 घंटे बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि ईरान को इस दुस्साहस का अंजाम भुगतना होगा। साफ है, इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा अटैक कर सकता है। माना जा रहा है कि यह हमला बेहद योजनाबद्ध और विध्वंसक होगा। सवाल है कि इजराइल का प्लान क्या है और उसका प्रतिशोध कैसा होगा। इजराइल क्या करने वाला है, इसके ट्रेलर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के एक बयान से मिलता है। ईरानी हमले का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ईरान का हमला इजराइल को बीते 50 सालों में मिला सबसे बड़ा मौका है। हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी एनर्जी फैसिलिटी को खत्म कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर ईरान को सबसे बड़ा जख्म देने की तैयारी में है। किसी भी वक्त इजरायली फाइटर जेट ईरानी न्यूक्लियर साइटों पर बारूद बरसा सकते हैं। ईरान के ठिकानों पर मंडराते इजरायली संकट को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी बड़ा दावा किया है। अपनी एक रिपोर्ट में अमेरिकी अखबार ने दावा किया है, इजराइल के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला कर सकता है। दावा यह भी है कि इजराइल ने ईरान को हमले का सीधा मैसेज भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेगा। माना जा रहा है कि बेंजामिन का इंतकाम ईरान के न्यूक्लियर प्लांट की तबाही के रूप में सामने आने वाला है। दावा है कि आईडीएफ को किसी भी वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय से हमले की हरी झंडी मिल सकती है। जिसके बाद इजरायली फाइटर जेट ईरान की सीमा में घुसकर तेहरान और ईरान के बाकी शहरों में मौजूद न्यूक्लियर ठिकानों पर बारूदी बारिश कर उन्हें तबाह कर देंगे। सवाल है कि इजराइल के टारगेट पर ईरान की कौन कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी होंगी, या कहे कि बदले की आग में झुलसते बेंजामिन ईरान की किस किस न्यूक्लियर साइट को खंडर बना सकते हैं। इजराइल का सबसे पहला टारगेट तेहरान में मौजूद न्यूक्लियर सेंटर हो सकता है, जहां ईरान की सबसे बड़ी रिसर्च लैब है। इसके अलावा अराक न्यूक्लियर सेंटर इजराइल के टारगेट पर होगा, जहां हैवी वाटर रिएक्टर है। बुशर न्यूक्लियर सेंटर, जहां एटमी पावर प्लांट है। बोनाब न्यूक्लियर सेंटर में परमाणु रिसर्च लैब मौजूद है। इसी तरह इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी साइट और फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर पर एटमी प्लांट है। नतांज न्यूक्लियर सेंटर में प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट है। इसके अलावा परचम न्यूक्लियर सेंटर का मिलिट्री कॉम्प्लेक्स भी निशाने पर होगा। वहीं अर्कादान न्यूक्लियर सेंटर के योल केक प्रोडक्शन प्लांट पर भी इजराइल हमला कर सकता है। एक्सपर्ट्स ईरान हमलों को इजराइल के लिए एक बड़ा मौका मान रहे हैं, क्योंकि इस अटैक ने इजराइल को पलटवार की खुली छूट दे दी है। इजराइल ईरान पर किसी भी स्तर का हमला कर सकता है और इसी का फायदा उठाकर नेतन्याहू ईरान में एटमी सेंटर को टारगेट करने की तैयारी में, ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
हाल ही में पेंटागन से आई रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान 2025 तक खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर सकता है। इजरायल को डर है कि अगर ईरान के पास एटमी ताकत आई तो उसे काबू करना असंभव सा हो जाएगा। इस लिहाज से ईरानी हमला इजरायल के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर वो ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह कर सकता है। हालांकि इजरायल सालों से ऐसी कोशिश करता तो रहा है, लेकिन क्या इस बार सफल हो पाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 19 अप्रैल 2024, जगह इस्फहान शहर, ईरान। इस्फहान के लोगों की नींद सुबह करीब 4:45 बजे एक जोरदार धमाके के साथ टूटी। यह इस्फहान पर मिसाइल हमला था, जिसके धमाके की आवाज कई मील दूर तक गई। इस्फहान में ईरान का परमाणु केंद्र है, लेकिन यह मिसाइल परमाणु केंद्र नहीं बल्कि ईरान के इस्फहान सैन्य बेस पर गिरी। दावा है कि ये हमले इजराइल ने किए थे। इस्फहान के अलावा इजराइल ने उन सभी शहरों को टारगेट किया था जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं। इन हमलों के जरिए इजराइल ने दिखाने की कोशिश की थी कि वो ईरान के परमाणु केंद्रों को भी तबाह कर सकता है। दरअसल इजराइल हमेशा से ईरान की एटमी साइट तबाह करने की धमकी देता रहा है। न सिर्फ धमकी बल्कि इतिहास में कई बार ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोवर्ट अटैक कर चुका है। साल 2010 ईरान के नेटेंज साइट पर साइबर हमला हुआ। स्टक्सनेट वायरस के जरिए उसके 1000 सेंट्रीफ्यूजेस को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साल 2010 से 2012 ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। साल 2018 तेहरान से मोसाद के एजेंट 1 लाख दस्तावेज चुरा कर ले गए। ये सभी दस्तावेज ईरान के एटमी प्रोग्राम से जुड़े थे। साल 2020 ईरानी वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। वो ईरानी परमाणु प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड थे। ईरान मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर देशों में से एक। उसके पास मिसाइल और ड्रोन का एक बड़ा जखीरा है, जिसके दम पर वो इजराइल से कई महीनों तक जंग लड़ सकता है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा।